अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब तक ठेले का कातिल मेरे हत्थे नहीं चढ़ जाता मैं तुम्हें अपने हाथ से छोड़ने वाला नहीं, लिहाजा मैं जैसा कहता हूँ चुपचाप करते जाओ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। कल सुबह थाने में हाजिर हो जाना, हम एक साथ फैज़नगर जाएंगे। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया, कुछ बोला नहीं। 29 अक्टूबर बरोज़ बुध की सुबह मैं कांस्टेबल यासिर और खोजी लतीफ़ मुगल की मईयत में पूरी तैयारी के साथ फैज़नगर पहुंच गया। फैज़नगर फरीदाबाद से 2 मील के फासले पर शुमाल में वाक़ था। एक रास्ता मेरे थाने से बराह रास्त भी फैज़नगर तक जाता था और ये सिमत बनती थी शुमाल मशरिक। हमने यही 3 मील की मुसाफत वाला रास्ता इख्तियार किया था। मौजा फैज़नगर की आबादी 8 से 900 के दरमियान थी। ये 200 घरों पर मुश्तमिल एक मुतवस्सित गांव था। हमने इकरामुल्लाह के घर का रुख किया। मैं और यासिर पुलिस यूनिफॉर्म में थे, जबकि लतीफ़ मुगल ने अवामी लिबास सेबतन कर रखा था। इकरामुल्लाह का घर तलाश करने में हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर इकरामुल्लाह घबरा सा गया। बारी बारी हम सबको देखने के बाद उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, खैरियत तो है ना जी? खैरियत नहीं है, इसीलिए तो हम तुम्हारे घर खैरियत पूछने आए हैं इकरामुल्लाह, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। फिर अपना तारुफ कराते हुए बताया कि मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है और मैं इस इलाके का नया थानेदार हूँ। जी जी, मैंने आपका नाम सुना है, वो जल्दी से बोला। ठेले के कत्ल की तफ्तीश आप ही कर रहे हैं ना? बिल्कुल दुरुस्त सुना है तुमने, मैंने सपाट आवाज़ में कहा, और यही तफ्तीश मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। क्या तुम हमें घर के अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो एक तरफ हटते हुए खुश अखलाकी से बोला। अंदर तशरीफ़ ले आए जनाब, ये आपका अपना ही घर है। हम सब इकरामुल्लाह की बैठक में पहुंच गए। इकरामुल्लाह एक अधेड़ उम्र शख्स था, दराज कामत और हाथ पाँव का मजबूत। इस दौरान में मैंने उसके हाथ और पाँव पर खुसूसी निगाह रखी हुई थी। शफीक वर्का वाले का अंदाज बिल्कुल सही था। इकरामुल्लाह के पाँव में 10 नंबर का जूता ही आता था। मैं चाय पानी के लिए थोड़ी देर के बाद पूछ सकूंगा थानेदार साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। दरअसल मोना अपने घर में नहीं है, वो आ जाए तो फिर आपकी खातिर तवाज़ुन का बंदोबस्त करता हूँ। मोना अपने घर में नहीं है का क्या मतलब हुआ इकरामुल्लाह? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या ये उसका घर नहीं है? यही घर है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मेरे बताने का मकसद यही था, बस परेशानी में उल्टा सीधा मुँह से निकल गया। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। खुदा खुदा करके तुमने अपनी अकलौती बेटी का घर बसाया था, पता नहीं किस बदखा की नज़र लग गई, ये शादी एक दिन भी न चल सकी। क्या करें जी, ये तो मालिक की मर्जी है ना थानेदार साहब, वो टूटे हुए लहजे में बोला। मालिक ने मोना के नसीब में यही सब लिखा था। मोना कहाँ गई है? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। ठेले की मौत के बाद तो इसे इद्दत में बैठना चाहिए था। कैसी शादी और कैसी इद्दत थानेदार साहब, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। रहमतें ने इसे अपने घर की बहू तस्लीम किया और ना ही इसकी सुहागरात हो सकी, फिर कहाँ का निकाह और कहाँ की इद्दत जनाब। बात ख़त्म करते हुए उसकी आंखें डबडबा गईं। बेटी का घर उजड़ने के गम ने उसे निढाल और बेहाल कर रखा था। इस नाजुक सूरत हाल में मैंने इससे निकाह की शरई हैसियत और इद्दत की अहमियत पर कोई बहस करना मुनासिब ना जाना और इंतहाई सादगी में अपना सवाल दोहरा दिया। इकरामुल्लाह, तुमने ये नहीं बताया कि मोना गई कहाँ है? इधर ही आसपास के किसी घर में होगी, उसने जवाब दिया। आप बैठे, मैं इसे बुलाकर लाता हूँ ताकि वो आपके लिए। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं इकरामुल्लाह, मैंने किते कलामी करते हुए दो टोक अंदाज में कहा। हम यहाँ खातिर मदारात कराने नहीं आए। जब तक मोना नहीं आ जाती तो मुझसे बात करो और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जिगर का क्या हाल है। उसने चौंक कर मुझे देखा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, क्या आपको मेरी बीमारी का भी इल्म है? मैं इस इलाके में थाना इंचार्ज बनकर आया हूँ इकरामुल्लाह, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मातिल अंदाज में कहा। यहाँ बसने वाले लोगों की खैर खबर रखना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम 10 नंबर का जूता पहनते हो। आखिरी जुमला मैंने सनसनीखेज अंदाज में अदा किया था। वो बेहद हैरत भरे लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो थानेदार साहब,
मेरे जूते का यही साइज है। मैंने लतीफ़ मुग़ल को इशारा किया। उसने अपने झोले में से 10 नंबर के खुस्से का एक पाँव निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने मज़कूरा जूते को इकरामुल्लाह की तरफ बढ़ाते हुए तेज़ लहजे में इस्तफ़सार किया, क्या ये तुम्हारे जूते ही का पाँव नहीं है क्या? उसने खुस्से पर सरसरी सी निगाह डाली, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, अगरचे मेरे पास भी ऐसा एक खुस्सा है, मगर ये वो नहीं है। फिर इसने मुझसे पूछा, आपको ये एक पाँव कहाँ से मिला? थानेदार साहब, मैंने सरेदस्त उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी न जाना और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पूछा, अगर ये तुम्हारे खुस्से का पाँव नहीं है तो फिर तुम्हारा मुकम्मल खुस्सा तो इस वक्त घर ही में मौजूद होगा। जी, वो अंदर रखा है, उसने पुरवसूख अंदाज में कहा। मैं तुम्हारा वो खुस्सा देखना चाहता हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। अभी दिखाता हूँ जनाब। वो बैठक से उठकर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। 1 मिनट से भी पहले इकरामुल्लाह अंदर से अपना खुस्सा निकाल लाया। जूते के दोनों पाँवों का एक साथ होना इस अमर का बेयन सबूत था कि लतीफ़ मुग़ल को फरीदाबाद के खेतों से खुस्से का जो एक पाँव मिला था, इसका ताल्लुक इकरामुल्लाह से नहीं था। ताहम दोनों खुस्से देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। यही महसूस होता था कि किसी एक ही मोची के हाथों ने इन्हें तैयार किया था। इसी गहरी मुशाबहत की बुनियाद पर ही शफीक को ऐसा लगा था कि लतीफ़ मुग़ल का तैयार करता जूता इकरामुल्लाह का है। तुमने ये खुस्सा कहाँ से बनवाया है? मैंने इकरामुल्लाह से पूछा। खुशिया मोची से सरकार, उसने बताया। फैज़ नगर में एक ही मोची है, यहाँ के बसनेक इसी से जूते बनवाते हैं। मैंने लतीफ़ मुग़ल के दरियाफ्त करदा जूते का या उस इकरामुल्लाह को दिखाते हुए सपाट आवाज़ में दरियाफ्त किया, अगर ये तुम्हारा जूता नहीं है तो फिर मुझे बताओ कि ये किसका हो सकता है। मैंने फरीदाबाद के एक एक बंदे का पाँव चेक कर लिया है, वहाँ इस साइज़ का जूता कोई भी नहीं पहनता। इस खुस्से का ताल्लुक यकीनन फैज़ नगर ही के किसी बासी से है। खुशिया ने एक बार मुझे बताया था कि मेरे साइज़ का पाँव फैज़ाबाद में सिर्फ 2 बंदों ही का है। इकरामुल्लाह ने कहा, एक मेरा और एक भोला पहलवान का। हो सकता है ये खुस्सा भोला पहलवान का हो। इस सिलसिले में आप खुशिया मोची से भी तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। थानेदार साहब वो रुककर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। कौन सी बात? मैंने तुरंत पूछा। खुस्से का ये पाँव आपको कहाँ से मिला है? उसने सवाल किया। और आपको ऐसा यकीन क्यों है कि ये फैज़ नगर के किसी वसनीक का जूता है? इकरामुल्लाह के इस्तफसार का जवाब देने से पहले मैंने कांस्टेबल यासिर से कहा, तुम जाकर जल्दी से खुशिया मोची को ले आओ। फिर मैंने मोना के बाप से मुखातिब होते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, ये खुस्से का पाँव खोजी लतीफ़ मुग़ल को फरीदाबाद के खेतों के अंदर से मिला है। बाकी की बात तुम्हें खोजी चाचा अपनी ज़बानी सुनाएगा। फिर मेरे इशारे पर लतीफ़ मुग़ल ने उसे तफसीलात से आगाह कर दिया। खोजी की बात सुनते हुए इकरामुल्लाह के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए, जिनमें हैरत, बेयकीनी और ताज्जुब के रंग नुमाया थे। इस दौरान मैं उसके चेहरे के तासुरात को बारीक बीनी से नोट कर रहा था। वहाँ पर मुझे खौफ, डर या घबराहट का कोई तासुर दिखाई नहीं दिया, जिससे मैं ये सोचता कि थेला की मौत में उसका हाथ हो सकता है। खोजी की वजाहत मुकम्मल होने पर इकरामुल्लाह ने सरसराती सी आवाज़ में कहा, तो थेला को किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया है। तो क्या तुम भी यही समझ रहे हो कि वो मोना की जिन की कारस्तानी थी? मैंने खासे कड़वे लहजे में इस्तफसार किया। सच पूछें तो मुझे जिन वाली इस कहानी पर कभी यकीन नहीं आया। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मोना की माँ शाहिदा पीरों फकीरों के पास जाती रहती थी। हमारे गांव वाले शाहजी ने शाहिदा को बताया था कि कोई ताकतवर जिन मोना पर आशिक हो गया है, जो कभी मोना की शादी नहीं होने देगा। मैंने शाहजी की इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। अगर मुझे जिन वाली कहानी पर यकीन होता तो मैं मोना की शादी करता ही क्यों जनाब। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम्हारी बीवी ने शादी की बात पर यकीन न करते हुए मोना की शादी की कोशिश की तो इसका जिगर खराब हो गया, फिर इसी बीमारी ने उसकी जान ले ली। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मायनाखेज अंदाज में कहा, और जब से तुमने मोना की शादी के बारे में सोचना शुरू किया तो तुम भी आरज़ाए जिगर में मुब्तला हो गए हो। लोगों की ज़बान को तो कोई नहीं पकड़ सकता थानेदार साहब, वो मादिल अंदाज में बोला। इन्हें जो बोलना होता है वो बोलते रहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी बातों को बकवास समझता हूँ,
میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، انسان کی زندگی، موت، صحت اور بیماری صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ذات ہر ایک شے پر قادر ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہو ہی نہیں سکتی، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ستائشی نظر سے اکرام اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کی ہے تم نے اہل ایمان مردوں والی بات۔ تمہارے خیالات سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں تھانے دار صاحب، وہ نہایت عاجزی سے بولا۔ میرا جگر خرابی کے آخری مقام پر ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہی سوچ کر میں نے مونا کی شادی کر دی تھی کہ پتہ نہیں میری موت کے بعد اس بیچاری کا کیا بنے گا، مگر سونے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو خشک کرنے لگا۔ میں خود چونکہ ایک بیٹی کا باپ تھا، اس لیے ایک باپ کے اپنی بیٹی کے لیے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی دلجوئی اور اشکجوئی کی غرض سے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، کون گناہ گار ہے اور کون نیکوکار، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم واقعی اکرام اللہ ہو۔ اللہ خوش قسمت لوگوں ہی کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ یاسر خوشیاں موچی کو لے کر آ گیا۔ آئندہ 1 گھنٹے تک میں نے مختلف زاویوں سے مذکورہ موچی کو گھسا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ اکرام اللہ کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی فیض نگر میں صرف 2 افراد ہی کے پاؤں کا سائز 10 نمبر کا تھا، جن میں سے ایک اکرام اللہ اور دوسرا بھولا پہلوان تھا۔ موچی نے خصے کے پاؤں کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور مجھے بڑے وثوق سے بتایا تھا، تھانے دار جی، یہ خصہ تو میں نے پہلوان جی کے لیے تیار کیا تھا۔ جب دونوں بندوں کے پاؤں کا سائز اور نمبر ایک ہی ہے تو پھر تم یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کڑے لہجے میں دریافت کیا، خصے کا یہ پاؤں اکرام اللہ کا بھی تو ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ان دونوں بندوں کے پاؤں کا نمبر بھلے ایک جیسا ہے لیکن سائز میں تھوڑا فرق ہے۔ میرا مطلب ہے اکرام اللہ اور بھولے کے پاؤں کا لمبائی ایک جیسی ہے، لیکن پہلوان جی کا پاؤں قدرے بھاری ہے، جس کی وجہ سے اس کے جوتے کو معمولی سا چوڑا یعنی تھوڑا کھلا رکھنا پڑتا ہے تاکہ جوتے کے اندر پاؤں پھنس کر نہ رہ جائے اور اسے آسانی سے پہنا اور اتارا جا سکے۔ خوشیاں موچی کے بیان کردہ تکنیکی نکتے کو ذہن میں رکھ کر میں نے دوبارہ دونوں جوتوں کا تنقیدی جائزہ لیا تو یہ باریک سا فرق میری سمجھ میں آ گیا۔ خصے کا جو پاؤں لطیف مغل کو فرید آباد کے کھیتوں میں سے ملا تھا وہ بلا شبہ بھولا پہلوان ہی کا تھا، کیونکہ وہ اکرام اللہ کے خصے کی بنسبت تھوڑا زیادہ کشادہ تھا۔ خوشیاں موچی کی پیشہ ورانہ وضاحت کے بعد تھیلا کے قاتل کے حوالے سے اکرام اللہ کے ساتھ شک کے دائرے سے باہر نکل گئی تھی اور بھولا اب اس مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ میں نے خوشیاں کو فارغ کرتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں کہا، تم میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے پہلوان جی کا گھر دکھا دو۔ جو حکم مائی باپ، وہ فرما برداری سے بولا۔ یاسر، تم اور لطیف مغل خوشیاں کے ساتھ جاؤ، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اور تم لوگوں نے ہر قیمت پر بھولے کا یہاں لے کر آنا ہے۔ اگر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں ہر نوعیت کی سختی اپنانے کا اختیار ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، یاسر نے چاق و چوبند لہجے میں کہا۔ میں لطیف مغل کی جسمانی استطاعت سے بخوبی واقف تھا۔ ایک ہٹا کٹا پہلوان تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں اسے بکری کا ایک بچہ بھی پکڑنے بھیجتا تو وہ ہانپتا کانپتا واپس آ کر یہی کہتا کہ ملک صاحب وہ بکری کا نہیں، شیطان کا بچہ ہے، آپ نے بکرا بتا کر مجھے ایک شتونگڑے کے پیچھے دوڑایا۔ میں جانتا تھا کہ چاچا ککڑ یاسر کی کوئی ہنگامی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن میں نے ایک خاص مقصد کے تحت اسے کانسٹیبل کے ہمراہ روانہ کر دیا تھا، اور وہ مقصد تھا اکرام اللہ سے تنہائی میں چند اہم اور سنسنی خیز باتیں کرنا، ایسی باتیں جو کسی اور کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھیں۔ جب ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا اس گھر میں موجود نہ رہا تو میں نے سرسری انداز میں کہا، اکرام اللہ، پتہ نہیں تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے، میں نے تمہارے گھر کو ہی تھانہ بنا لیا ہے اور تھیلے کے قتل کی ساری تفتیش ادھر ہی بیٹھ کر کیے جا رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ معطل انداز میں بولا، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تھیلے کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔
अगर तुम इस तरह मुझसे ताउन करते रहे तो मैं अनकरीब ठेले के कातिल को आईनी सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप बस हुक्म करें। तुमसे ज़्यादा मुझे मोना का ताउन दरकार है इकरामुल्लाह, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सनसनीखेज अंदाज में कहा। वो तुम्हारी बनिस्बत ज़्यादा आसानी से मुझे कातिल तक पहुंचा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो फटी फटी आंखों से मुझे देखते हुए बोला। मोना का इस मामले से क्या वास्ता? सिर्फ इसी का तो वास्ता है इकरामुल्लाह, मैंने एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। मैंने फिलवक्त तुम्हारे घर को इसीलिए थाना बनाया हुआ है कि मैं नहीं चाहता गांव में तुम्हारी रुसवाई हो। अगर मोना ने अपनी ज़बान से सच ना उगला तो फिर मुझे मजबूरन उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना होगा। मेरे इस इंकिशाफी और वहशत अंगेज़ बयान पर इकरामुल्लाह का चेहरा सियाह पड़ गया। फिक्रमंदी और परेशानी के घने बादलों ने उसकी सूरत को अपने स्याह हिसार में ले लिया था। उसके हलक से फंसी फंसी सी मतोहिश आवाज़ बरामद हुई। ऐसी कौन सी सच्चाई है थानेदार साहब जो मोना ने आपसे छुपा रखी है? खुदा के लिए मुझे भी तो कुछ बताएं। वकुआ की अगली सुबह मैं तफ्तीश करने शफीक के घर पहुंचा था। मैंने तन्हाई में मोना का बयान भी कलमबंद किया था। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मोना से होने वाली बातचीत को इकरामुल्लाह के गोशगुजार करने के बाद कहा। अभी मोना आ जाए तो मैं तुम्हारी मौजूदगी ही में उससे पूछताछ करूंगा, फिर सारी हकीकत तुम पर वाज़ेह हो जाएगी। फिलहाल तुम उसको बुलाकर लेकर आओ। कई एक खतरनाक झूठ उसने मुझसे बोले हैं जो कि संगीन जुर्म के जुमरे में आते हैं। उसकी परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए अजीब से लहजे में बोला। पता नहीं उसने आपसे गलत बयानी क्यों की, मैं तो उसे ऐसा नहीं समझता। औलाद जब जवान हो जाए तो वो वैसी नहीं रहती जैसे वालिदैन उनके बारे में सोच रहे होते हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। खुसूसन बेटियों के हवाले से तो उनके जहन में यही होता है कि वो अब भी 4-5 साल की मासूम गुड़िया ही हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मोना के हवाले से मुझे कोई ख़ास बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे महसूसात गलत नहीं हैं इकरामुल्लाह, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। हो सकता है कि कोई जिन मोना पर आशिक ना हो, बल्कि मोना खुद किसी से मोहब्बत कर बैठी हो। ये नामुमकिन तो नहीं है? नामुमकिन तो नहीं थानेदार साहब, वो तशवीश भरे लहजे में बोला। लेकिन मैं मोना के किसी ऐसे मामले से वाकिफ़ नहीं और ना ही मरहूम शाहिदा ने कभी मुझसे ऐसा कोई जिक्र किया। जब से मोना के आशिक जिन वाली कहानी फैज़ नगर में फैली है, कोई मेरी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं। मैंने मिन्नत समाजत के बाद शफीक को इस रिश्ते के लिए राज़ी किया था। इसकी मेहरबानी कि वो अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद भी मोना और थेला की शादी के लिए मान गया था। मैं इसका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। बाकी जहाँ तक मोना की किसी से मोहब्बत वगैरह का मामला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का आशिक जिन वाली कहानी के बाद मोना के नज़दीक आने की हिम्मत कर सके, और थेला की पुरअसरार मौत के बाद तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। थानेदार साहब, कोई मर्द भला अपनी गर्दन का मनका तोड़वाने का खतरा मोल क्यों लेगा? चीज़ें उमूमन जैसी नज़र आती हैं दर हकीकत वैसी होती नहीं हैं इकरामुल्लाह, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में थेले की मौत को पुरअसरार बनाने में मोना ने अहम किरदार अदा किया है। आप इधर ही बैठे जी, मैं इस नालायक को ढूंढ कर आपके पास लेकर आता हूँ, वो बरहमी भरे जोश में बोला। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई जो कि खालिसतन थानेदाराना सोच थी। मुझे इकरामुल्लाह को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। यह लाख एक अच्छा इंसान सही, मगर इसके साथ ही एक मोहब्बत करने वाला बाप भी है। अगर इसने पिघले हुए दिल के साथ मोना को घर में पुलिस की आमद के बारे में बता दिया तो वो चौकन्ना हो सकती है। इसके बाद ऐन मुमकिन है कि मैं इसकी ज़बान से वो कुछ ना उगलवा सकूं जिसका इरादा बांधकर मैंने अपने थाने से फैज़ नगर तक तांगे में बैठकर 3 मील तक कच्चे का तकलीफ दे सफ़र किया था। यहाँ ज़बान से उगलवाने से मेरी मुराद नरमी से पूछताछ है, वरना जहाँ तक ट्रायल रूम में ले जाकर तफ्तीश करने का मामला है तो वहाँ ख़तरनाक मुजरिमों की ज़बान भी पानी की तरह रवां हो जाती है। नहीं इकरामुल्लाह, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने आम से लहजे में कहा। मेरा आज का पूरा दिन मौज़ा फैज़ नगर के नाम है। मोना को खुद ही आने तो फिर बात करते हैं आराम से। इधर मैंने जुमला मुकम्मल किया, इधर दरवाजे पर दस्तक हुई।
इकराम उल्लाह ने चौंक कर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। मैंने एक झटके से खड़े होते हुए कहा, तुम इधर ही बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। इकराम उल्लाह ने मेरी बात के जवाब में कुछ न कहा। मैंने सहन अबूर करने के बाद बैरूनी दरवाज़ा खोला तो अपने सामने यासिर और लतीफ़ मुग़ल को खड़े पाया। मैंने इनके अकब में झांकने के बाद कहा, क्या बात है, तुम लोग खाली हाथ ही लौट आए? भोला पहलवान कहाँ है? भोला 2 दिन पहले किसी दंगल में हिस्सा लेने शेखुपुरा गया है मलिक साहब, यासिर ने बताया। इधर शेखुपुरा में उसकी पुप्पी रहती है, वो अपनी पुप्पी कनीज़ के घर ही में ठहरेगा। इसकी वापसी कब तक है? भोला के घर वालों ने बताया है कि वो 1 हफ्ते के बाद लौटेगा, यासिर ने कहा, और इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैंने कहा। इज़्तिरारी अंदाज में कहा, तुमने भोला के घर वालों से शेखुपुरा वाली पुप्पी का एड्रेस लिया है? जी बिल्कुल ले लिया है, यासिर ने बताया। भोले की कनीज़ फुप्पो शेखुपुरा के बस स्टैंड के नज़दीक ही रहती है। मेरा कई बार शेखुपुरा जाना हुआ है, मैं बआसानी इसके घर पहुंच सकता हूं। ठीक हो गया, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। तुम लोग फिलफौर थाने पहुंचो और हवलदार फजलदाद को अपने साथ लेकर फौरन शेखुपुरा रवाना हो जाना। मैं आज की तारीख में भोला पहलवान की गिरफ्तारी चाहता हूँ। जब 30 अक्टूबर का सूरज तुलू हो तो भोले को हमारे थाने की हवालात में होना चाहिए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। चंगी तरह समझ गया मलिक साहब, वो पुरजोश अंदाज में बोला। जुमेरात भरी मुराद। इसका इशारा 30 अक्टूबर वाली जुमेरात की जानिब था। मैंने कहा, बस अब 1 मिनट ज़ाया नहीं करो, फौरन रवाना हो जाओ। अपने सिपाही को तो आपने शेखपुरा भेजने का प्रोग्राम दे दिया है, लतीफ़ मुग़ल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या मैं थाने में रुककर आपकी वापसी का इंतज़ार करूं? इंतज़ार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा चाचा, मैंने रूखे लहजे में कहा, लेकिन थाने में बैठकर नहीं, बल्कि अपने घर जाकर। तुमसे कल सुबह तफसीली बात होगी। भोला मेरे काबू में आ जाए तो उसके पाँव का खुरा तुमने चेक करना है, इसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा। चलें जी, 1 दिन और सब्र कर लेता हूँ, वो खफगी भरे लहजे में बोला। आप इस इलाके के माई बाप हैं, मैं आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हमारे पास खोजी और मुखबिर वगैरह का कोई बाकायदा बजट नहीं होता। इन लोगों को थाना इंचार्ज अपनी जेब खास से अदायगी करता है। बहरहाल इस किस्म के किरदार किसी भी केस को हल करने में काफ़ी मुफीद साबित होते हैं, इसलिए इन्हें मुआवजा देने के साथ ही इस कबील की उल्टी सीधी बातें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वही बात कि दूध देने वाली गाय की लात तो खाना ही पड़ती है। फैज़नगर के वसनीक इकराम उल्लाह के घर के एक कमरे में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे, यानी मैं, मोना और उसका बाप इकराम उल्लाह। मोना सहमी हुई नज़र से मुझे तक रही थी। मैंने इसे मुखातिब करते हुए धीमे लहजे में कहा, मोना, मैंने तुम पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर तुम्हारे बयान की एक भी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारे ताक़ुब में फरीदाबाद से होते हुए फैज़नगर पहुंच जाऊंगा। और देख लो, मैं इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर मौजूद हूँ। मम मेरा कोई कसूर नहीं, उसने भराई हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया ही था कि मैंने हाथ के इशारे से इसे मना कर दिया। मैं जानता हूँ तुमने थेले को कत्ल नहीं किया, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर मातिल अंदाज में कहा, मगर तुमने मुझे सरासर एक झूठी कहानी सुनाई थी। मैंने अपनी मेहनत और तजुर्बे से ये मालूम कर लिया है कि थैले को तुम्हारे आशिक जिन ने नहीं बल्कि एक इंसान ने गर्दन तोड़कर मौत के घाट उतारा था, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और इस घिनौने फेल में तुमने भी कातिल की भरपूर मदद की थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? उसने इस बात में जवाब दिया और ना ही इनकार में कुछ कहा, बस खौफजदा नज़र से कभी मुझे और कभी अपने बाप को देखती चली गई। मोना, तुम्हारा बाप एक माकूल और इज़्ज़तदार इंसान है, मैं इसी की वजह से तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव कर रहा हूँ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार करूँगा और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा बनाऊँगा। ये तुम्हारे अपने बचाव का आखिरी मौका है, और ये मौका मैं तुम्हें इकराम उल्लाह की शराफत के सदके दे रहा हूँ, वरना इस केस की हकीकत क्या है वो पूरी तरह मुझ पर आया हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से सच सुनना चाहता हूँ। वैसे मैंने भोला पहलवान की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस पार्टी शेखुपुरा रवाना कर दी है। वो आज रात किसी वक्त मेरे थाने की हवालात में होगा। मेरे आखिरी अल्फाज ने मोना के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार पैदा कर दिए। उसने एक खौफ से
लबरेज झुरझुरी ली और यकायक बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने एक बात नोट की थी, मैंने फरीदाबाद में भी उसे रोते देखा था। तब शफीक और जरीना की मदद से मैंने उसे बमुश्किल चुप कराया था। यहाँ उसके आंसू पोंछने और तसल्ली दिलासा देने के लिए उसका सगा बाप मौजूद था। चुनांचे उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। 10 से 15 मिनट के अंदर वो बयान देने के काबिल हो गई। 16 आने सच्चा और खराब बयान। अब की बार मोना ने मुझे जो कहानी सुनाई वो मेरी अब तक की तफ्तीश से लगा खाती थी। तमाम उसे फैसला कुन और नतीजा खेज बनाने के लिए भोला पहलवान का मेरी गिरफ्त में आना बहुत ज़रूरी था और इस मकसद के लिए मुझे थोड़ा इंतज़ार करना था। जब तक मैं इस केस को हल नहीं कर लेता मोना इस घर के अंदर नज़रबंद रहेगी। मैंने इकरामुल्लाह की तरफ देखते हुए दो टोक अंदाज में कहा, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी और ना ही कोई मिलने घर में आएगा। कम से कम आइंदा 24 घंटे के लिए ये पाबंदी लाजिमी है। क्या तुम ऐसा कर लोगे? जी मैं कर लूँगा, वो मजबूत लहजे में बोला। आपने मेरी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इतनी नरमी बरती है, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा थानेदार साहब। और तुम क्या कहती हो? मैंने मोना की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। अपने बाप के लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं करोगी? अगर ऐसा कोई इरादा है तो अभी बता दो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता हूँ। वो शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने जैसा कहा है मैं इस पर अमल करूँगी। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और यही एहसास दिलाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं अपनाई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एक शातिर शख्स ने तुम्हारी सादगी और मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए ये घटिया चाल चली थी। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक आसूदा सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे मामलात को संभाल लूँगा। तुमने कानून से ताउन किया है, तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। कांस्टेबल यासिर की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। इस केस के लिए जुमेरात वाक़ियतन भरी मुराद बन गई थी। गुज़िश्ता रात के दूसरे हिस्से में भोला पहलवान को शेखुपुरा से गिरफ्तार करके मेरे थाने की हवालात में पहुंचा दिया गया था। रात के बाकी हिस्से में हवलदार फजलदार ने भोला के साथ ऐसा दंगल खेला था कि उसकी सारी शहजोरी नाक के रास्ते और पता नहीं कौन कौन से रास्ते से निकल गई थी। जब मैं जुमेरात की सुबह थाने पहुंचा तो भोले की हालत किसी केचुए से भी ज़्यादा हकीर और बेतौकीर हो चुकी थी। ये फजलदार की मखसूस तफ्तीश का एजाज़ था, जिसके सामने भोला पहलवान का कोई दाव, कोई पैंतरा कामयाब नहीं हो सका था। मुर्दनी ज़दा नहीफ आवाज़ में भोले ने अपना जो हल्फिया बयान कलमबंद करवाया वो मोना की सुनाई हुई कहानी की तस्दीक करता था। मोना और भोला अपनी बेवकूफ़ी में एक अय्यार और चालाक शख्स के हाथों का खिलौना बन गए थे और इस मक्कार शख्स का नाम था पीर वहीद शाह, जिसने अपनी हविसकारी को जिंदा व ताबिंदा रखने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया था। भोले को पीर साहब ने कहानी फिट की थी कि अगर वो मोना के पहले शौहर की गर्दन का कड़ाका निकाल कर इसे मौत के घाट उतार दे तो मोना का जिन हमेशा हमेशा के लिए उसकी जान छोड़ देगा। बाद में वो मोना पर ऐसा अमल करेगा कि वो भोले की दीवानी हो जाएगी। एक पुरकशिश और हसीन जमील लड़की के हुसूल की खातिर भोला पीर वहीद शाह की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी जानिब उसने मोना को यकीन दिलाया था कि अगर कोई उसके पहले शौहर को कत्ल कर दे तो आशिक जिन से सदा के लिए उसे निजात मिल जाएगी। मोना ने पूछा कि मगर ये काम मेरे बस का तो नहीं? पीर साहब ने कहा कि मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा, तुमने बस ताउन करना है। मोना हर नौयत के ताउन के लिए आमादा हो गई। इस ताउन के मुताबिक नंबर 1, जब कमरे के खेतों की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर दस्तक हो तो उसने पीर साहब के भेजे हुए बंदे को कमरे में बुलाकर रंगले पलंग के नीचे छुपा देना था। फिर जब वो थेले की जिंदगी का चिराग गुल कर दे तो इसके जाने के बाद कमरे के मज़कूरा दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर एक दिलदोज़ चीख मारना थी। बादिज़ां सबको आशिक जिन वाली कहानी सुनानी है और ये कत्ल जिनके खाते में चढ़ा देना था। पीर वहीद शाह नहीं चाहता था कि मोना की कहीं शादी हो। वो इस खूबसूरत मासूम लड़की को अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए अपने लिए मख्तस रखना चाहता था। उसकी बुनी हुई साजिश कामयाबी से हमकिनार होने ही वाली थी कि उसकी बदकिस्मती ने मुझे इसके इलाके में थाना इंचार्ज बनाकर भेज दिया था।
ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سچے بزرگان دین اور اولیاء کرام کا بے حد احترام کرتا ہوں، مگر انسان کے لبادے میں چھپے ہوئے ہوسناک خونخوار بھیڑیوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جمعرات بھری مراد کی دوپہر میں نے آستانہ وحیدیہ پر چھاپا مارا اور قبلہ وحید شاہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ پہلے تو وہ میری منت خوشامد کرنے لگا، پھر دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے مجھے شاہ جنات کی دھونس دی اور جلا کر بھسم کر دینے کا ڈراوا بھی دیا۔ میں نے اس کے گال پہ زناٹے دار تھپڑ رسید کرنے کے بعد حقارت بھرے لہجے میں کہا، او نقلی شاہ، تم پیر نہیں ہو، مرید ہو، اور وہ بھی مرید ہوس۔ تمہاری اسی ہوا و ہوس نے ایک معصوم انسان کی جان لے لی ہے۔ تم کسی روح رعایت کے لائق نہیں ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری منت سماجت پر اتر آیا۔ بکواس بند کرو ڈبہ پیر، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ تم جیسے غلیظ اور جعلی لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے سفید پوش اللہ والوں کو بھی دنیا شک کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔